वंदे भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौतम राड़े सागर आपके सामने उपस्थित हूँ, लेकर कार्यक्रम सोच बदलो देश बदलो। और उसी कार्यक्रम के तहत आज जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो मुद्दा है, क्या राम और परशुराम के बीच युद्ध शुरू होने वाला है, उनके वंशज के बीच युद्ध शुरू होने वाला है। और जब उस स्थिति पे जाए, यहाँ युद्ध शुरू होने की स्थिति बन क्यों रही। एक कानपुर की घटना जिसे पूरी गंभीरता से देखा जाए तो ये सरकार अपराधी घोषित करने पे लगी है, और वो व्यक्ति कहीं से भी अपराधी नहीं लगता, लगता है तो सिर्फ सिर्फ आतंकवादी लगता है, अपराधी नहीं लगता। अपराधियों को पकड़ने के लिए जब 50 पुलिस टीम जाएगी, 50 सदस्यों की एक पुलिस टीम जाएगी, तो अपराधी को पहले अगर पता लग जाए कि पुलिस टीम मुझे रेड करने आ रही, मुझे अरेस्ट करने आ रही, वो अरेस्ट होना चाहेगा तो ठीक है, और नहीं अरेस्ट होना चाहेगा तो अपने किसी तरह से निकल जाएगा। ये पहली मर्तबा है जो वो बकायदा अरेस्ट होने की बजाय पूरी तरह से सूचना मिलने के बाद, और वहां जो थाना चौबेपुर है, चौबेपुर से बकायदा लाइट गोल करने के लिए पावर स्टेशन में भी फोन किए जाते हैं। इसके बाद वो रोड ब्लॉक करके एम्बुश वाली स्टाइल में जो इजराइल के लोग करते हैं, उस स्टाइल में उन्होंने पुलिस वालों, उन आतंकवादियों ने पुलिस वालों का वध किया। हम हत्या इसको नहीं मानते, वध मानते हैं। हत्या तब होती है जब आमने सामने मुठभेड़ में अपराधी और पुलिस पड़ जाए, अपराधी अपनी जान बचाने के खातिर अगर गोली चला दे तो उसमें गोली लगने से अगर पुलिस वालों की मौत होती तो उसे हत्या कहते हैं। लेकिन जब घेर करके मारा जाए तो वध कहते हैं, और वध कहने के पीछे मकसद और है कि जो सीईओ उसका नेतृत्व कर रहे थे, देवेंद्र कुमार मिश्रा जी, उनको घसीट करके अंदर ले गए और उनका पैर काट दिया। इसका मतलब कितना नफरत था। और दूसरी तरफ जो स्थिति बन रही, वो स्थिति का जो परिस्थिति बनाई जा रही है, वो ये कहा जा रहा है कि यहाँ ब्राह्मणों के खिलाफ ये सरकार पूरी साजिश कर रही है। आज सुबह जितने भी हमने ट्वीट देखे हैं और जितने भी लोगों के टिप्पणियां टाइमलाइन पे पड़ी है, फेसबुक पे या व्हाट्सएप देखे हैं, सब में एक ही काम हो रहा है कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे, ब्राह्मण विरोधी होने का मतलब तो तभी होता है जब राम वर्सेज परशुराम का संग्राम छिड़ जाए। अगर परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नरसंहार किया है या बीज नाश किया है, तो अब क्षत्रियों को मौका मिला है तो परशुराम का बीज नाश करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। या इसे इस रूप में दिया जा रहा कि एक आतंकवादी को आतंकवादी घोषित न किया जाए, ये रंग देने की कोशिश की जा रही है। और इसके परिदृश्य में एक चीज और हम देखना चाहेंगे कि ये जो खास तौर से ब्राह्मणों का आतंकवाद से जो जुड़ाव है, पहले तो रहा होगा नहीं पता, लेकिन 2006 के बाद से और 2000 खास तौर से 2002 के बाद से सक्रिय हुआ, और 2006 से चरम पे पहुंचा जब 2006 में रमेश उपाध्याय जो रिटायर्ड मेजर थे इंडियन आर्मी के, उन्होंने अभिनव भारत का गठन किया। और उसके दूसरे जो सदस्य थे वो कर्नल श्रीकांत पुरोहित थे, जो हथियार उपलब्ध कराते थे और उनके कारकुनों को पूरी तरह से ट्रेंड करते थे। और इसी अभिनव भारत ने पहली मर्तबा 2006 में मालेगांव में एक अटैक किया, 2 बम ब्लास्ट किया। उस 2 बम ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग
100 लोग जख्मी हो गए 29 सितंबर 2006 की घटना। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे और जितना भी इसको गहराई से जाते हैं तो देखते हैं कि जो सबसे अहम जानकारी वहां उपलब्ध कराई वो महंत दयानंद पांडे जी। और अभी तक ये देखा जाए तो जो क्षत्रियों का इतिहास है वो इतिहास दुर्दांत तो हो सकता है, किसी का संहार करने के लिए हो सकता है, सामंतवादी हो सकता है, लेकिन अभी जो हाथ आया है इस तरह के आतंकवादी घटनाओं में कहीं हाथ नहीं आया है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ब्राह्मणिकल फोर्सेस सबसे पहले सिखों को बदनाम किया खालिस्तानी कह के, मुसलमानों को बदनाम किया आतंकवादी कह करके, इसके बाद शेड्यूल कास्ट का एक्सप्लॉइटेशन किया, शेड्यूल ट्राइब का नक्सलवादी करके शोषण किया। तो क्या निष्कंटक राज चाहती है जिसकी वजह से ये क्षत्रियों को भी बदनाम कर रही है, या वास्तव में क्षत्रिय अपना बदला ले रहा है? ये इस बात को समझने के लिए हमारे बीच में जो अतिथि उपस्थित है उनसे हम परिचय कराएं। और परिचय के कड़ी में हमारे बीच में डॉक्टर जयप्रकाश करदम साहब हैं जो प्रख्यात साहित्यकार हैं और मेरे ख्याल से देश में ये नाम के किसी मोहताज नहीं है। जहां भी जयप्रकाश करदम नाम आ जाए तो बड़े आसानी से पहचान लिए जाते हैं। करदम साहब, दर्द भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दूसरे हमारे साथी और होनहार साथी हैं, युवा साथी हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के छात्र नेता हैं सचेंद्र प्रताप यादव जी। बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते रहते हैं और इनको खास तौर से जो असलियत है, द थिंग इज एग्जीक्यूट देयर, वो उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो सचिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दर्द भारत न्यूज में। सबसे पहला, इस समय मोहानी साहब हमसे कनेक्ट हो गए हैं। अब मोहानी साहब, आपका दर्द भारत न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। करदम साहब अभी जुड़ जाएंगे, किसी कारण से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो करदम साहब से हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे और वही प्रश्न आपके सामने भी लेकर के आ रहे हैं। प्रश्न ये था कि जो व्यक्ति जब ये सूचना मिल जाए अगर वो अपराधी है, तो अपराधी सूचना मिलने के बाद फरार होने की कोशिश करता है, पुलिस वालों से टकराने की कोशिश नहीं करता। और उस स्थिति में टकराने की मुठभेड़ जो दिखाया जाता है, मुठभेड़ में उस स्थिति में टकराने की कोशिश करता है जब उसके पास भागने के चांसेस ना हो और ये लगे कि अब हम मर रहे हैं तो मरने से पहले कुछ लोगों को मार करके मरते हैं। लेकिन यहाँ स्थिति तो अलग है, उसको बकायदा सूचना थी, ब्लैकआउट करा दिया गया था, इसके बावजूद वो भागने की बजाय पुलिस वालों को एम्बुश करके, घात लगा करके वो मार रहा है, उनकी हत्या कर रहा है। या जिस तरह से देवेंद्र मिश्रा जी की हत्या की गई है, पैर काट लिए गए, तो इससे ये लग रहा है कि वो हत्या ही नहीं कर रहा है, इनका वध कर रहा है। वध और हत्या में अंतर समझना चाह रहे हैं और दूसरी तरह से अपराधी आतंकवादी या अलगाववादी में अंतर समझना चाह रहे हैं। तो ये जो घटना है, जो विकास पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने 6 सालों के अपने कार्यकाल में और उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 साल के अपने कार्यकाल में जो विकास पैदा किया है, उस विकास ने इनके नाक में ही दम कर दिया है, पूरे देश की को तबाही के मंजर पे पहुंचा दिया है, पूरे प्रदेश की सत्ता को चुनौती दे रहा है। और सत्ता को चुनौती देने वाला व्यक्ति अपराधी हो सकता है या अलगाववादी हो सकता है या फिर आतंकवादी हो सकता है। ये हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। मोहानी साहब, देखिए राणे साहब, एक चीज अच्छी तरह से समझनी चाहिए। पुलिस का जो रवैया अभी भी है विकास दुबे को लेकर, वो इस बात से समझा जा सकता है कि सीए एनआरसी में लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करने वाले लोगों जो होल्डिंग का साइज है, जिस तरह से चौराहे पर
बड़ी प्राथमिकता के साथ हमारे यशस्वी जो हमारे वो मुख्यमंत्री महोदय उन्होंने लगवाई थी, और उन पर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है कि उनके घरों को सील कर दिया गया, दुकानें सील कर दी गई, अब कुर्की की तैयारी है। और वहीं विकास दुबे के लिए जो पोस्टर का साइज़ है, आपने देखा होगा, तो वो पोस्टर का साइज़ एक A4 साइज़ पेपर पे वो पोस्टर निकाले गए हैं, और पुलिस का रवैया ये है कि वो जेब में पासपोर्ट साइज़ का विकास दुबे का फ़ोटो लेके घूम रही है, और आते-जाते राहगीरों से पूछ रही है कि शख्स को कहीं देखा है कि नहीं। ये बताने के लिए काफ़ी है कि अ, जो सत्ता है उसकी इच्छा क्या है। यहाँ पे एक बात और है कि अ, यकीनन उत्तर प्रदेश और बिहार का जो राजनैतिक परिदृश्य है, उसमें जातियाँ बहुत नज़र आती हैं। अब बीजेपी को दलितों और मुसलमानों से लड़ने के लिए तो उनके पास एक सिस्टम है, लेकिन वहाँ पर एक अंदर का जो अंतर्द्वंद शुरू हो गया है, ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर। ये 2017 के बाद से, जब से सत्ता में उत्तर प्रदेश में बीजेपी आई है, लगातार ये क्लैश दिखता जा रहा है। आपने भी देखा होगा, विकास दुबे का नाम आया और उसी दिन मान के चलिए कि प्रयागराज में 4 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। ये लगातार चल रहा है और एक एक तरह का असंतोष कहीं न कहीं पनप रहा है। अब इस असंतोष को अच्छी ढंग से समझा जा सकता है कि जब एक बिरादरी जो हमेशा जो है सत्ता में रही है, और एक वो कि जो जिनके लिए कहा जाता है कि वो सत्ता के लिए ही उन्होंने उनका जन्म हुआ है। तो जब वो दोनों आमने-सामने हैं, तो जिस तरह की अराजक स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए, वो अराजक स्थिति इस वक़्त प्रदेश में उत्पन्न है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यहाँ पे जो समझने योग्य है वो ये है कि अपराधी अपराधी कह रहे हैं, आपने भी कहा कि पैर काट लिए, वादा नहीं। पैर काट के पुलिस के ये संदेश दिया गया है कि देख लीजिए, हम आपको सिर्फ मारेंगे नहीं, आपका जो मनोबल है, हम उसके पैर काट रहे हैं। अब अपराध के दम पर प्रदेश चलाया जाएगा, ना कि पुलिस और सुरक्षा के बल पर। हमारे और आपके दिलो-ज़हन से सुरक्षा का जो मतलब यूँ कहें कीड़ा है, उसे मार देने का प्रयास है ये। ये इस ढंग का मतलब आतंकवादियों ने हेमराज का सर काट लिया था, हमारा शहीद, वीर अमर शहीद, हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए पाकिस्तान के दुर्दांत आतंकवादियों ने, वो पाकिस्तानी मैं यूँ कहूँगा हैवानों ने, दरिंदों ने हमारे सैनिक का सर काट दिया। क्या वही जी, कार्य जी। हमारे सीओ साहब के साथ नहीं किया गया? तो हम क्यों बचना चाहते हैं उसे आतंकवादी और दरिंदा के? आखिर क्या मजबूरी है? जी, जब उसकी जी। माँ को परेशानी नहीं है उसे आतंकी कहने में, तो आखिर हमारी मीडिया को क्या दिक्कत हो रही है? और हमारी पुलिस को क्या दिक्कत हो रही है? ज़रा सोचने वाली बात है कि अभी तक वहाँ के एसएसपी महोदय पर कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि खत बिल्कुल सामने आ चुका है कि सीओ साहब ने पहले ही खत लिख दिया था कि इस तरह का प्रकरण हो सकता है। अपराधी के हौसले कितने बुलंद थे, उसे कितना अच्छे से मालूम था। वो ये कह रहा है कि आने दो, उनके लिए कफ़न तैयार है। इतना बड़ बोला, इतना मनोबल बढ़ा हुआ। इतना मनोबल तभी बढ़ सकता है जब आपके पास बैकिंग हो, आपके पास सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो आपको। आपको पता हो जी, कि आपको कुछ नहीं किया जा सकता। आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होते हैं, तभी गोलियों की धड़ाधड़ के बीच में कूद पड़ते हैं। आपके सर हेलमेट होता है, वो भी बुलेट प्रूफ होता है, और आपकी बॉडी के ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, तब आप गोलियों से नहीं डरते हैं। तो विकास दुबे जी, को जी। यानी अब वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए था सत्ता के संरक्षण की। जी, जी, मोहानी साहब, फिर हम लौट के आ रहे हैं। करदम साहब, आपकी आवाज़ कट गई थी। कुछ टेक इस समय आवाज़ आ रही है आपको? जी आती है, आ रही है। जी, करदम साहब, हम आपसे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो स्थितियाँ बनी है, जिस तरह से पूरी की पूरी, जब अपराधी होता है तो पुलिस की अगर सूचना मिल जाए कि उसे रेड करने आ रहे हैं, तो वो भागने की कोशिश करता है।
और ये पहला व्यक्ति है भागने की कोशिश करने की बजाय वो बकायदा मुकाबला करने के लिए खड़ा होता है और ये कहता है कि कोई भी बच के जाना नहीं चाहिए और हर व्यक्ति के सीने पे गोली मारी जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि वो सत्ता को चुनौती दे रहा है और सत्ता को चुनौती देने वाला व्यक्ति अलगाववादी हो सकता है, आतंकवादी हो सकता है, देशद्रोही हो सकता है और इन तीनों में से कोई भी नाम अभी उस पे चस्पा नहीं किया गया है, सिर्फ अपराधी नाम चस्पा किया गया है। तो हम आपसे समझना चाहते हैं इसके पीछे की क्या सरकार की कोई रणनीति ऐसी तो नहीं जो सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही हो? जी, देखिए ऐसा है कि ये बहुत पहले से होता रहा है, इस तरह के तत्व सब मौजूद रहे हैं और उनके खिलाफ वो, जैसा आपने कहा, वो भागने की कोशिश करते हैं अपराध करने के बाद में। वो बचने की कोशिश करते हैं कि हम पुलिस से बच जाएं, हम कानून के शिकंजे से बच जाएं और इस बीच में हम अपना वो इंतजाम कर लें ताकि हम पकड़े भी जाएं तो हमको कम से कम हमको वो कहते हैं हमको सजा बहुत कम से कम हो। आज स्थिति विकास दुबे के रूप में जो देखने को मिल रही है वो ये है कि एक तो ये देखना कि वो एक सामान्य अपराधी नहीं है। हम एक शायद अब एक गलत ढंग से परिभाषित शायद ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। वो एक सामान्य अपराधी नहीं है कि जैसे दूसरा कोई व्यक्ति अपराधी। यदि विकास दुबे के बजाय यदि ये विकास यादव होता या विकास जाटव होता, क्या तब भी प्रशासन और सारा मीडिया तंत्र का यही रवैया होता? ऐसा नहीं है। वो विकास दुबे है। और दूसरी चीज आपको ये, क्योंकि वो अभी तक पकड़ा नहीं जा रहा है, कोई उसको कहीं पे राष्ट्र विरोधी या उसको कहीं अपराधी या इस तरह का कोई आतंकवादी उसको घोषित नहीं किया जा रहा है। घोषित करने वाले कौन घोषित करेगा? क्योंकि आप ये देखिएगा कि जो उसके विकास दुबे की फोटो आई है, सब सामने आ रही है कि उसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उसके संपर्क है। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उसकी फोटो है। उनके कई मंत्रियों के, विधायकों के साथ उनके नजदीकियां हैं। यहाँ के जो एसएसपी हैं वो तिवारी, उनके साथ उसकी घनिष्ठता है, जो एसटीएफ में रहे हैं इतने लंबे समय तक। तो ये सारी की चीजें, एक तो ये राजनीति में उसकी गहरी पैठ है। और राजनीति में कौन सी? सत्ता की जो राजनीति है, जो सत्ताधारी दल है, उसके साथ उसकी गहरी पैठ है। इसलिए वो सत्ता को चुनौती बिल्कुल नहीं दे रहा है। वो सत्ता को चुनौती दे रहा है, सत्ता के साथ उसके साथ गांठ है। वो एक चरित्र सामने आ रहा है और वो चरित्र ये दिखा रहा है कि अब तक जो वो छुपता था, चोरी करता था या बचता था, कि अब हमें बचने की जरूरत है, हम जो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। और जो लोग कहते हैं, कल भी आपने साथ इसका एक जिक्र थोड़ा संवाद में कर रहे थे कि राम बनाम परशुराम, ये वो वाला मुद्दा भी नहीं है। क्योंकि जो जितने भी 8 पुलिसकर्मी मारे गए हैं वो सारे क्षत्रिय नहीं है। परशुराम ने तो क्षत्रियों का संहार किया था और इसमें जो मारे गए हैं वो सारे क्षत्रिय नहीं मारे गए, सभी और लोग भी मारे गए हैं। तो और ना उसने राम मंदिर के निर्माण का उसने विरोध नहीं किया। वो कहीं राम परशुराम वाला संवाद रह नहीं। ये सीधा सीधा है कि अब ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व अब तेजी के साथ उभरने लगे हैं कि जो पहले मॉब लिंचिंग करते थे, मॉब लिंचिंग करके कोई समूह है, भीड़ है, उसने किसी को भी लिया, मार दिया और उसकी शिनाख्त नहीं होती थी, और शिनाख्त हो भी जाए तो ये करके पुलिस प्रशासन या कोई भी जो चीज जांच करने वाले कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही, केस रफा हो जाते थे। अब ये ऐसे आ रहे हैं और इनको जो ताकत मिली है विकास दुबे जैसे मैं कह रहा हूं आतंकवादियों को या राष्ट्र विरोधी लोगों को, ये ताकत मिली है उस जजमेंट से कि जो नारायणपुर बाथे गांव में जो दलितों का नरसंहार हुआ था और वहां पे जो दर्जनों लोगों की सरेआम जिंदा रणवीर सेना ने मारे गए थे, रणवीर सेना ने हत्या की थी उनको जिंदा, और उनके बाद में कोर्ट ने, ये हाईकोर्ट का डिसीजन आया कि उनमें किसी की पहचान नहीं हुई। पहचान इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो पुलिस है वो सही से तहकीकात नहीं करती, पुलिस उसको संरक्षण देती है। तो विकास दुबे को भी संरक्षण मिल रहा है, वो पुलिस का भी संरक्षण मिल रहा है, राजनीति का भी संरक्षण मिल रहा है कहीं कहीं, क्योंकि उसको बिना संरक्षण के वो भाग नहीं सकता। हमारी पुलिस
प्रशासन जब चाहे तब उसको पकड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि इतने खुफिया तंत्र होता है और वो खुफिया तंत्र बारीक से बारीक चीजों तक के कहां से ढूंढ लाता है, सब चीजें ढूंढ लाता है, और वो खुफिया तंत्र उस चीज को, उसको विकास को नहीं ढूंढ पा रहा है, या उसको, तो उसको सही बात यह है कि उसको पूरा अवसर दिया जा रहा है, कि अवसर दिया जाना ताकि वो अपने बचाव के सारे तरीके कर सके, और उसको सब साथ जो भी कुछ हो सकता है, उसके जो उसके सहयोगी होंगे, जिनसे उसकी साठगांठ होंगी, वो लोग उसको मदद कर रहे होंगे, या वो मदद दे रहा होगा, या उसकी एक तरह से मदद की जा रही है उसकी, और वो कभी भी फिर उसको पकड़ा जाएगा और कभी भी ला करके और सीधा उसको अदालत में पेश कर दिया जाएगा, उसको वो जेल में भेज दिया जाएगा, और कुछ दिन के बाद में वहां से बरी होकर के वापस आ जाएगा। तो ये एक संकेत है कि हमारी जो राजनीति है उसने समाज को किस दिशा में धकेल दिया है, किस अतिवाद की ओर जा रहे हैं, कि यहां एक विचारधारा बोल रहा हूं मैं, एक विचारधारा इतनी हावी है कि वो ना पुलिस को कुछ समझती है, ना व्यवस्था को कुछ समझती है, और ना किसी व्यक्ति को तो कोई मतलब ही नहीं है उनके लिए, कोई सामान्य व्यक्ति का कोई दूसरा हो। दूसरा एक और महत्वपूर्ण पहलू इसमें यह है, जो आप देखेंगे कि इसमें जितने भी लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम जितने भी सामने आए हैं, चाहे पुलिस के आए हैं, राजनेताओं के नाम आए हैं, जितने भी सब लोग बड़े नाम आए हैं, वो सब अधिकांश ब्राह्मण हैं। संकेत ये है कि जितने भी बड़े पदों पर बैठे हैं, चाहे वो राजनीति में हैं, चाहे वो पुलिस में हैं या प्रशासन में हैं, कहीं भी सरकारी पदों पर हैं, उसमें अधिकांश लोग ब्राह्मण हैं, उच्च पदों पर बैठे हैं, वो सब देख सकते हैं। और जो आरक्षित वर्ग के लोग आ रहे हैं वो बहुत कम, और उच्च पदों पर तो आरक्षण का जो कोटा होता है वो दलितों का 18% होता है, वो आजकल 4.5-6% से ज्यादा कभी नहीं हुआ, और आजकल तो वो भी सब खत्म हो रहा है, वो सब नहीं है। तो ये देखना होता है कि जब सब लोग वही बैठे हैं, वो सब अपने आदमी को बचाएंगे, वो सब करेंगे, तो उनसे ये उम्मीद नहीं हो सकती कि विकास दुबे जैसे आदमी के साथ में कुछ सख्ती बरती जाएगी, ये संभावना मुझे नहीं लगती। जी जी, करदम साहब फिर आपके पास आएंगे। मोहानी साहब, हम आपके पास आ रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, और दर्शकों को भी समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर ये आज तो ब्राह्मण और आतंक का संबंध देखा जाए तो बड़ा गहरा संबंध है। चाहे वो रणजीत सिंह जी से शुरू किया जाए तो वहां भी संबंध मिलेगा, महात्मा गांधी के मर्डर से शुरू किया जाए तो वहां भी मिलेगा, 1951 में जो विभिन्न फाइलें, जो दस्तावेज, गोपनीय फाइलें जो लीक हुई थी, वो पंडित कुमार नारायण अय्यर का रहा है। उतनी दूर हम नहीं जाते हैं, आकर के हम 2002 से लेकर के 2009 तक आतंक अपने चरम पे रहा। आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है। हाँ, तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आतंक आखिर रहा कैसे। आतंक जब हम देखें तो इस पूरी तरह से एक अभिनव भारत बनाते हैं और अभिनव भारत का गठन करते हैं, उसी के आधार पे ये सारी चीजें हुई। और दूसरे जो सज्जन उसके थे, मेजर थे, रिटायर्ड थे इंडियन आर्मी से, रमेश उपाध्याय, इन दोनों लोगों ने मिलकर के गठन किया, और गठन करने के बाद जो स्थिति बनी, वो स्थिति ये बनी कि पूरी तरह से ये आतंकवाद के चरम पे आए और सब लोग लपेटे में आए, और आज भी करीब करीब वही आलम चल रहा। तो अगर ये मान लिया जाए कि जो पूरे प्रदेश में आतंक इस समय फैला है और संरक्षण मिल रहा है, तो इसको क्या आतंकवाद कहने के बजाय सरकारी आतंकवाद कहा जा सकता है क्या, मोहानी साहब? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, इस वक्त जो सत्ता का जो सिस्टम है वो ये है कि इस वक्त काफी हद तक सत्ता से बाहर है ब्राह्मण। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो 2020 का जो, बल्कि 2017 में जो पिक्चर उभर के आई थी, वो ये थी कि ये सरकार ठाकुरों यानी क्षत्रिय समाज और ओबीसी वर्ग से मिलकर बनी है। इसमें ब्राह्मणों का बहुत कुछ वो नहीं था। उसको मैनेज करने की कोशिश की गई और दिनेश शर्मा जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और
इसी तरह से एक मैनेजमेंट किया गया केशव प्रसाद मौर्य के साथ। लेकिन हकीकत सिर्फ इतनी है कि ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो अजय सिंह बिष्ट हैं, जो एक क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उनकी सरकार है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण माफियाओं का जो एक वो रहा है दौर, तो उसमें एक नाम आता है हरिशंकर तिवारी का। उनके वृद्ध हो जाने के बाद एक और नाम उठा था श्री प्रकाश शुक्ला का, जो कल्याण सिंह जी के दौर में था और उसका एनकाउंटर हुआ था। उसके बाद से कोई बड़ा नाम ब्राह्मणों में उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसा नहीं था जिसकी दहशत पूरे प्रदेश में पाई जाती हो। आज एक विकास दुबे नाम का एक ऐसा मुखड़ा तैयार कर लिया गया है कि जो यहाँ के जो बड़े माफिया रहे हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी का आप नाम लें, चाहे अतीक अहमद का नाम लें, या फिर अभय सिंह, ब्रजेश सिंह, इस तरह के लोगों का नाम लें, जिनका नाम आता है माफियाओं में। मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, तो माननीय विधायक है, बाकी एमएलसी वगैरह है। लेकिन आज विकास दुबे का भी नाम लिया जा रहा है और उसका जो आभा मंडल तैयार किया गया है वो ऐसा है कि ब्राह्मणों का दबदबा के तौर पर कहीं ना कहीं कुछ पोस्ट आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे, पोस्ट चल रही हैं कि ब्राह्मणों का शेर, इस तरह की बातें ऐसे ही नहीं आ जाती हैं। सोशल मीडिया पे भी अगर कोई चीज ट्रेंड करती है तो उसमें कहीं ना कहीं वो मानसिकता पाई जाती है कि कहीं ना कहीं समाज में इस तरह का भी कुछ ना कुछ चल रहा है। और यही वजह है, ये जो समाज के अंदर इस तरह की जो सोच चल रही है, वो सोच ही विकास दुबे को बचा रही है। उस सोच का नतीजा है। तिवारी जी हमारे एसएसपी बने बैठे हुए हैं आराम से, वो उस एसओ को गिरफ्तार नहीं करते हैं, उसे सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन से क्या होगा? सवाल तो ये है कि उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 8 लोगों का हत्यारा है वो व्यक्ति। अगर जी उसने गद्दारी नहीं की होती तो उस व्यक्ति की गद्दारी की बिना पे हमारे 8 वीर लोग शहीद किए गए हैं। सीओ साहब की हत्या में पूरी तरह से शामिल है वो एसओ। सीओ साहब को पहले ही पता था, वो क्यों कह रहे थे एसपी महोदय से, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, जांच क्यों नहीं की गई? अभी तक वो वहां क्यों बने हुए हैं? जी जी जी, देखिए यही प्रश्न उठ रहे हैं करदम साहब, यही प्रश्न विनय तिवारी पे भी उठ रहा है। यही प्रश्न जो यशस्वी पहले वहां रहे हैं उन अनंत देव तिवारी पे भी उठ रहा है। और ये कह रहा जो एसटीएफ की जांच हो रही है, उस एसटीएफ के डीआईजी वो थे, तो जांच क्या करेगी? तो एक बड़ी बात उभर करके आ रही है, ये क्या टेररिज्म नहीं बल्कि स्टेट टेररिज्म बना करके जन साधारण लोगों को भयभीत करने के लिए एक ये माहौल पैदा किया जा रहा है क्या करदम साहब? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, हम इसको थोड़ा सा पीछे पृष्ठभूमि में देखता हूं। गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला के रूप में हम लोग जानते हैं वो बनी है, और वहां जो गोधरा कांड हुआ और उसके बाद में जिस तरह का एक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक दमन का दौर वहां जबरदस्त चला था, उत्पीड़न का, और तो उसके साथ मैं इसे जोड़कर देख रहा हूं। आज के समय में क्योंकि वो पुराना हो गया है गोधरा कांड, गुजरात इस समय कई कारणों से गुजरात पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, इसलिए गुजरात अब एक मॉडल उस रूप में नहीं रहा। और सत्ता पर जो वर्तमान जो सरकार है, जो पार्टी राजनीतिक दल जिसकी सरकार है केंद्र में और राज्य में उत्तर प्रदेश में, उसकी पकड़ ढीली होती जा रही है, क्योंकि वो हर जगह पर चाहे वो रोजगार मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, महंगाई कम नहीं हो पा रही है, और जिस तरह का मतलब एक जंगल राज्य जैसी स्थिति, कहीं पे कुछ भी हो रहा है, यानी कहीं कुछ नहीं है। और जो सरकारी संपत्तियां हैं बेची जा रही हैं,
आरक्षण है उसको खत्म किया जा रहा है क्योंकि सब चीज निजी हाथों में दी जा रही है। तो अलग अलग वर्गों में अलग अलग तरह के असंतोष हैं। तो सरकार जहां इतना जो जीडीपी है वो भी उसका इतना चलकर डाउन होगा, जो कहाँ 7% से ऊपर जा रहा था है ना, अब वो 2-3% पर रह गया है। और हमको इसका यहाँ तक कि कोरोना पे हमको लड़ने के लिए भी, इसका तैयारियां करने के लिए भी हमको हजारों करोड़ डॉलर का ऋण हमको वर्ल्ड बैंक से लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। तो ये अर्थव्यवस्था की स्थिति आ गई है, तो चारों ओर से फेल है। तो अब ऐसे में कैसे किया जाए, और चुनाव उत्तर प्रदेश के 2 साल बाद चुनाव होने हैं, कि वो जमीन तैयार करनी अभी से तैयार करनी पड़ेगी। और ये आप देखिएगा कि ये इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे बहुत आ रही हैं। आप बहुत सारे फेसबुक अकाउंट देखिएगा, उस फेसबुक अकाउंट में बाकायदा ऐसे लोग आ रहे हैं, वो तिलक लगा करके और इस तरह का आकर के, और सीधे सीधे वो या तो ब्राह्मण है या तो क्षत्रिय है, वो दो ही लोग हैं, और वो अपने आप को वो हिंदू सम्राट या ब्राह्मण सम्राट या हिंदुत्व के रक्षक और ये करके, और उनका बड़ा प्रचार हो रहा है। आपको याद होगा जब फूलन देवी की हत्या की थी जिस दारा सिंह ने, फूलन देवी सांसद थी इस देश की, और उसकी हत्या की गई थी, और उसके बाद में उसको यहाँ पे विशाल हिंदू हृदय सम्राट के रूप में उसको प्रचारित किया गया था, और बाद में उसको चुनाव लड़ाया गया राजनीति में, इसी पार्टी ने राजनीति में उसको टिकट दिया। तो ये तैयारी है 2000 जो अगला जो चुनाव आ रहा है 22 का, 2022 के चुनाव की तैयारी के रूप में मैं देख रहा हूं, और वो इस रूप में मैं देख रहा हूं, ये एक संदेश विकास यादव के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है, और ये संदेश विकास दुबे, तो ये संदेश दिया जा रहा है दलितों और पिछड़ों को, क्योंकि मुसलमानों की कमर वो तोड़ चुके हैं। अभी जो जितने पिछले घटनाक्रम हमने देखे हैं, इसलिए बहुत कुछ, तो अब उन्हें लगता है कि ये जो हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, ये हमारी आलोचना करने लग रहे हैं कि चाहे वो अम्बेडकरवाद को लेकर के या किसी बात को लेकर के। और एक और मैं आपको बता दूं, आजकल पहले जो समाज में दलितों के लिए, चमारों के लिए जो चमट्टे शब्द इस्तेमाल हुआ करता था, आजकल अम्बेडकर के नाम से जोड़ करके भीमटे शब्द इस्तेमाल होने लगा है। बहुत आता है भीमटे शब्द, कि इन भीमटों को ये करो, भीमटों को मारो, भीमटों के साथ ये करो। तो वो अचानक नहीं आ रहा है सब चीजें। तो अब उन्हें लग रहा है कि ये जागरूक समाज है, ये पढ़ा लिखा समाज है, ये लोगों को जागृत करता है, ये तर्क करता है, ये सोशल मीडिया पर भी है, इसने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, ये सारा कुछ कर रहा है, इसलिए इसकी कमर इसको दहशत में लाना है। ये दलितों में दहशत में लाने के लिए एक संदेश देने की कोशिश है दलितों को, कि हम पुलिस को कुछ नहीं समझते, हम पुलिस को मार सकते हैं, तो आप कहां जाएंगे, किससे संरक्षण मांगेंगे, हम आपका कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। ये उनको टेरराइज करने की कोशिश है दलितों को है, मुझे साफ संकेत ये दिखाई दे रहा है। जी 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 करदम साहब, मोहानी साहब आपके पास आ रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आप ऑडियो अपना ऑन कर लीजिएगा, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक बड़ी जो रणनीति होती है, रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं, और इससे इनकार भी पूरी तरह से नहीं किया जा सकता कि ये हिस्सा ये बताया किस तरह से टेरराइज किया जा सकता है। कि जब ये जो घटना हुई है कानपुर की, न किसी अपराधी की घटना है और न पुलिस वालों की मिली भगत की घटना है, और न ही किसी पुलिस वालों का और व्यक्ति का अपनी घटना है। ये घटना सिर्फ लेकर के ये इशारा कर रही है कि जो हैवानी सियासत में आखिर भयभीत किससे किया जाएगा, तो भयभीत करने की कोशिश हो रही है। मुसलमानों को धर्म के नाम पे तो भयभीत किया गया है, लेकिन शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड को धर्म के नाम पे भयभीत अगर करेंगे, तो जो हिंदू धर्म का ये पताका लेकर के टहल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चरबरा जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए इस तरह के लोगों को पैदा करके, इस तरह से एक तरह से जो कहा जाए पूरा इस तरह से बड़ा अपराधी पैदा करके ये सरकार कोशिश कर रही है कि आने वाले चुनाव में ऐसे लोगों से आम लोगों को भयभीत किया जाएगा। क्या ऐसा आपको भी लगता है क्या मोहानी साहब? नहीं, ये सत्ता का अंतर्द्वंद है। सत्ता शीर्ष पे जो व्यक्ति बैठा है, चाहे वो केंद्र सरकार में हो, तो मोदी जी भी ब्राह्मण समुदाय से नहीं आते हैं, और उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज योगी आदित्यनाथ जी भी ब्राह्मण समुदाय से नहीं आते हैं।
लेकिन विडंबना ये है कि जो सत्ता चलाने वाले हैं यानी जो ब्यूरोक्रेट वर्ग है, उसमें अधिकांश महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग ब्राह्मण हैं। ये सत्ता का अ, मतलब अंतर्द्वंद है। जो सत्ता शीर्ष पे लोग हैं, जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर है, वो उस समाज से नहीं आते हैं, लेकिन जिनके नाक में नथ होनी चाहिए थी, वो नथ सही से लगी नहीं है। हो ये रहा है मोहानी साहब कि आदेश। मोहानी साहब एक प्रश्न ले लीजिए। आपके कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ राम और परशुराम का युद्ध अंतर्द्वंद शुरू हो गया है, संग्राम शुरू हो गया है। अभी जिस तरह से जैसे जो ब्राह्मण डोमिनेटेड था, वो शेड्यूल कास्ट को तो प्रताड़ित कर लेता था, ट्राइब को प्रताड़ित कर लेता था, पिछड़े को प्रताड़ित कर लेता था। अब पहली बार उसने ये कहा कि उसको ये लगा कि शायद क्षत्रियों को भी बदनाम करके इनको अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। क्या इस तरह का दृष्टिकोण है क्या, मोनी साहब? यूं मानिए कि यहाँ पे सिर्फ लड़ाई, देखिए ब्राह्मण की कभी ये लड़ाई इस बात की नहीं होती है। वो एक मतलब पढ़े लिखा समाज है और वो अपनी बुद्धि से, बुद्धि कौशल पे और अपने बुद्धि कौशल और विवेक के बल पर अपने आप को केंद्र में रखते रहे हैं। जब तक कांग्रेस शासित सरकारें रही तो सत्ता उनके हाथ में रही। उसके बाद भी जो भी दूसरे दल आए भी, तो वहाँ पे अगर आप बहुजन समाज पार्टी को देखें, तो एक चेहरा बन के रह गई मायावती जी और पूरी बागडोर सतीश मिश्रा के हाथ में रही, पूरी ब्यूरोक्रेसी उनके इशारों पे चलती रही। ये इसी तरीके का कुछ हाल समाजवादी पार्टी में भी रहा। कहने को आज़म खां कुछ रहे हों, कहने को दूसरे लोग कुछ रहे हों, लेकिन जो ज्ञानेश्वर मिश्र का और इस अखिलेश यादव जी की सरकार में जो हाल अभिषेक मिश्रा का रहा है, जिस तरह का बागडोर इन लोगों ने हाथ में रखी है, वैसी इस बार उत्तर प्रदेश में बागडोर नहीं है। ये स्पष्ट बात है और यही वजह है कि जो बार-बार अक्सर विपक्षी दलों से भी बयान आ जाते हैं कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, लेकिन उनके नीचे काम करने वाले, उनके मातहत जो है, उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनने दे रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, नहीं ईमानदार हैं, हम लोग उन्हें सर्टिफ़िकेट नहीं दे रहे हैं। हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन ये बात सच है, ये जग ज़ाहिर बात है कि मुख्यमंत्री जो चाहते हैं, वो ज़मीन पर नहीं उतर रहा है। उसकी सिर्फ़ ये वजह है कि इन्हें नाकाम जब तक साबित नहीं किया जाएगा, जब तक अ, वो लोग जिनको किनारे रखा गया है, वो मुख्य केंद्र में नहीं आ सकते। क्योंकि सत्ता में तो वही बैठे हैं, प्रमुख सचिव जी से जी जी लेके नीचे तक जी आप चले जाएँ, जी। मोहानी मोहानी तो साहब, हालात फिर ये हैं। हम आपको हालात ये हैं। अंत में हम करदम साहब आपसे एक पंच लाइन लेंगे कि आप इस घटना को अगर कानून की दृष्टि से देखें तो कानपुर की घटना आपराधिक घटना है या फिर आतंकवादी या अलगाववादी घटना है? करदम साहब, पंच लाइन। देखिए, ये एक बड़ी आतंकवादी घटना है, क्योंकि ये आतंक फैलाने की कोशिश की गई है और इसको, और ये एक तरह का एक राष्ट्रद्रोह है कि सरकारी कर्मचारियों को, 8 पुलिस कर्मियों को हत्या कर देना, उनका वध कर देना, ये एक घोर आपराधिक मामला ही नहीं है। ये और ये केवल आतंकवाद का मामला ही नहीं है। ये बड़ा एक राष्ट्र को एक चुनौती है और ये राष्ट्र विरोधी काम है। मैं इसे राष्ट्र विरोधी काम के रूप में देखता हूँ। जी जी। यही प्रश्न आपसे भी मोहानी साहब, अंत में आपसे भी पंच लाइन लेना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे, कानपुर की घटना राष्ट्रद्रोही का कदम है, आतंकवादी कदम है, अलगाववादी कदम है, या फिर सिर्फ एक साधारण सा आपराधिक घटना है? देखिए, साधारण पंच से लाइन। अपराध की तो बात सोचना भी गुनाह है। अगर आप ऐसा जी सोच रहे हैं, तो आप मानसिक आतंकवादी, जो जी जी ये मान के चल रहे हैं कि एक अपराध है, वो एक अपराधी है, वो मानसिक आतंकवादी बनते जा रहे हैं कहीं न कहीं। तो एक सीधी-सी बात है, ये घोर आतंकवादी घटना है। आतंकवादियों जैसा सलूक किया गया हमारे सीओ साहब के साथ, उनके शव को की जिस तरह से आपको अपमानित किया गया है, ये एक साधारण घटना नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा, ये पुलिस का मनोबल घटाने का प्रयास है। भारत की आंतरिक सुरक्षा पर विदेशी साजिश भी हो सकती है।
विकास दुबे की जांच होनी चाहिए कि क्या किसी चाइनीज एजेंसी से उसके तार तो नहीं जुड़े हुए हैं। ये जो लोग उसको बचा रहे हैं कि कहीं वो चाइना के एजेंट तो नहीं है। सवाल तो यहाँ भी होना चाहिए ना, हमें सवाल करना चाहिए। सवाल यहाँ पे होना चाहिए कि क्यों बचाया जा रहा है विकास दुबे को। आखिर ऐसा कौन सा राज वो जानता है कि अगर वो पकड़ में आ जाता है तो वो राज उगल देगा और उससे बहुत बड़े बड़े लोग उसके घेरे में आएंगे। कहीं ये वही जी जी घोटाला तो नहीं है। इस टाइम घोटाला आपको याद होगा महाराष्ट्र में हुआ था, अब्दुल करीम तेलगी का नाम इसमें आया था। तेलगी ने दम तोड़ दिया जेल की चारदीवारी के अंदर, लेकिन जो बड़े नाम थे आज तक उनका पर्दाफाश नहीं हो सका। कहीं विकास जी जी दुबे के साथ भी वही कोई खेल तो नहीं है। जी जी। ये निश्चित तौर पे जो हमारे विद्वान पैनलिस्ट थे उनके विचार आने के बाद हम इस तरह से स्थिति पे पहुंचे हैं कि आखिर सरकार, कानपुर की घटना है, जिस व्यक्ति ने सरकार को चुनौती दी, जिस व्यक्ति ने पुलिस वालों को मारा, जिस पुलिस वालों के नाम पे हम प्रदेश की सरकार किसी को भी प्रताड़ित करती है, कोरोना वॉरियर के नाम पे किसी को भी साधारण तौर पे प्रताड़ित कर देती है। और इतने 10-10 लोगों की हत्या की गई है, बल्कि उसके शब्दों में कहा जाए तो वध किया गया है। और वो उस तर्ज पे वध किया गया है जैसे इजराइल के ट्रेंड लोग होते हैं, और उसे एम्बुश कहा जाता है, घात लगा करके मारने वाले लोग हैं। इसके बावजूद वो फरार हो जाता है, तो फरार इतनी आसानी से कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जब तक सरकार के लोग उसमें संलिप्त ना हो। और आज तकरीबन 200 पुलिस वाले इस दायरे में, जांच के दायरे में आ रहे हैं, जो अनंत देव तिवारी जो कहते हैं कि उनकी संलिप्तता रही है, बकायदा जो जय वाजपेयी राइट हैंड रहा है उस विकास दुबे का, जो विकास पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने इतने दिनों में, उसका जो राइट हैंड रहा है, उस राइट हैंड से बड़े इनके अंतरंग संबंध रहे। और लेकिन अनंत देव तिवारी पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, विनय तिवारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, के शर्मा जिसने सूचना देकर के ब्लैकआउट कराया था पावर हाउस पे, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी आज सूचना आ रही कि फरीदाबाद में उसका एक होटल है विकास विकास दुबे का, उस होटल में सीसीटीवी फुटेज में उसको देखा गया है, लेकिन पुलिस जाने से पहले ही वो वहां से फरार हो गया। तो या तो पुलिस पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, या उसका सामर्थ्य काम करना बंद कर दिया है। दोनों स्थिति इस देश को खतरे में डालती है, और इस देश को खतरे में डालने वाली इस तरह व्यवस्था को, और खास तौर से प्रदेश की व्यवस्था को, प्रदेश की सरकार को हर हालत में इस्तीफा देना चाहिए। नहीं तो प्रदेश के लोगों को, इस प्रदेश को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आतंकवाद, अलगाववाद और सत्ता को चुनौती देने वाले ऐसे तत्वों से किस तरह से बचे रहा जा सकता है, इस पे जरूर विचार करना चाहिए। सरकार पे बहुत ज्यादा भरोसा करके नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों को अपना प्रयोग करके आगे बढ़ना चाहिए, तभी ये प्रदेश बच पाएगा। ये देश के अस्तित्व का सवाल है, उसके संवर्धन का सवाल है, उसको बचाए रखने का सवाल है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन।